हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मास्टर सीरीज। आज मैं 2021 का एक बहुत ही बेहतरीन कमाल का पैसेज लेके आया हूँ और उस कमाल के पैसेज के साथ साथ मैं आपको कमाल का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट वीडियो में बताया था, ये मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बुक है जो अभी कुछ ही समय पहले पब्लिश हुई है कॉस्मोस पब्लिकेशन से। और मेरा जो मेथड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के वो क्या है, ABQ मेथड, आंसर पेपर क्वेश्चन मेथड। लेट्स कम टू द पॉइंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का परिच्छेद है ये 2021 का परिच्छेद है, 2021 सीसेट पेपर का ये परिच्छेद है। इंग्लिश में भी दिया है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी से शुरुआत करता हूँ। तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के संबंध में यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो गलत हो। तो एक तो ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि तथाकथित धार्मिक संप्रदायों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि अगर उनको अपने धर्म का आकलन करने के लिए कहा जाए तो उनको सब सही लगेगा, कुछ भी गलत नहीं लगेगा। चलो, एक बात ये हो गई। दूसरा, किंतु यदि वे एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो धर्म के रूप में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो सही हो, और इसलिए धर्म के संदर्भ में संपूर्ण विश्व सही है या संपूर्ण विश्व गलत। फिर एक दूसरी बात कही गई कि अगर इन्हीं व्यक्तियों को कहा जाए कि एक दूसरे के धर्म का आकलन करो तो फिर वो क्या करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उनको सही लगे, सब गलत लगेगा। मतलब एक दूसरे की धर्म की निंदा करेंगे। और अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो अगर संपूर्ण विश्व अपने धर्म का आकलन कर रहा है तो सब सही सही, तो संपूर्ण विश्व सही। और अगर संपूर्ण विश्व एक दूसरे के धर्म का आकलन कर रहा है तो सब गलत गलत, मतलब संपूर्ण विश्व गलत। तो ये है एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। अब इसमें मैं कौन से कमाल के आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर ध्यान देना। इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ किंतु, ये जो किंतु है दोस्तों, इस पर बहुत ध्यान देना है। किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के शब्दों पर क्या होता है कि जब हम किंतु, परंतु, लेकिन इस तरह के वर्ड सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में बट का यूज करते हैं। इंग्लिश में बट का यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, नो सच थिंग्स एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग बट। समझ रहे हैं? तो जब हम किंतु, परंतु, लेकिन का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में तो उसके बाद, मतलब किंतु, लेकिन, परंतु, इसके बाद जो बात कह रहे होते हैं वही हमारा विचार होता है। आप कोई भी सेंटेंस, आप दिन भर में कई ऐसे सेंटेंस बोल लेते होगे जिसमें किंतु, परंतु, लेकिन लगा होता है। तो अब आप ध्यान रखना, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे अपने लिए एक सेंटेंस बोल लेता हूँ कि मुझे पढ़ाने की कोई इच्छा नहीं थी किंतु आज मैं एक टीचर हूँ। तो एक सेंटेंस में, इस सेंटेंस में क्या है, मुझे पढ़ाने की कोई इच्छा नहीं थी किंतु आज मैं टीचर हूँ। एक ही सेंटेंस है और उसमें किंतु लगा है। तो किंतु के बाद मैंने क्या कहा कि आज मैं एक टीचर हूँ। तो ये है एक्चुअली में विचार, कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज एक टीचर हूँ, सिंपल। ये नहीं बताना चाह रहा कि मेरा पढ़ाने का कोई इच्छा नहीं था। मैं ये बता रहा हूँ कि आज मैं एक टीचर हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि जहां भी किंतु, परंतु, लेकिन आए तो उसको सर्कल कर लीजिए और उसके बाद के सेंटेंस को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, मतलब लेखक का यही मुख्य विचार है। तो लेखक क्या कह रहा है कि तथाकथित धार्मिक संप्रदायों से संबंधित जो व्यक्ति है उसके बारे में लेखक कह रहा है कि जब उनको खुद के धर्म का आकलन करने का हो तो सब ठीक लगता है। चलो, बात तो ठीक है। अब लेखक जोर दे रहा है किंतु जब इनको एक दूसरे के धर्म का आकलन करने के लिए कहो तो इन्हें सब गलत लगता है। बस लेखक इसी पर फोकस किया हुआ है। लेखक का विचार ये है, मुख्य विचार क्या है, ये कि जब ये एक दूसरे का धर्म का आकलन करते हैं तो सब गलत गलत बोलते हैं। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किंतु, परंतु, लेकिन आए तो उसको सर्कल कीजिए और उसके बाद के सेंटेंस को अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि वही सेंट्रल आइडिया है, वही मुख्य विचार है लेखक का। तो एक बात आपको ये पता चली। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके
ऐसे कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी ये सारी बातें मेरी बुक में दी गई है, तो आप बुक परचेज कीजिए और कॉम्प्रिहेंशन को वहां से आप सीख सकते हैं बहुत इजीली। साथ में ये वीडियो देखेंगे तो क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी। ठीक, एक कॉन्सेप्ट तो ये हम समझे। दूसरा कॉन्सेप्ट और समझिए इसी कॉम्प्रिहेंशन में। देखिए, इस कॉम्प्रिहेंशन में बात किसकी की गई है, तो तथाकथित धार्मिक संप्रदाय से संबंधित, उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उसकी बात की गई है। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में भी क्या बात की गई है, ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है और प्रवृत्ति का एग्जाम्पल दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रवृत्ति का एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो दिया गया है, तो किंतु के बाद देखिए क्या कह रहा है लेखक, कि जब ये एक दूसरे का धर्म का आकलन करते हैं तब इनको सब गलत लगता है या फिर निंदा करते हैं या बुरा बुरा बोलते हैं, ये उसका मीनिंग आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बात की गई है तथाकथित धार्मिक संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों की प्रवृत्ति की, और प्रवृत्ति का एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल, ये चीज आपको समझना है। अब डेली लाइफ में क्या होता है ना, कि हम कोई बात कहते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, और उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग बातचीत करते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है, हमारे भाषा का, हमारे बीच जो संवाद होता है, हम जो संवाद करते हैं उसका एक अहम हिस्सा होता है कि हम एग्जाम्पल से अपनी बात की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ही दिया गया है, जो भी तथाकथित धार्मिक संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति का एग्जाम्पल दिया गया है। दो एग्जाम्पल दिया है, एक तो यह कहा गया है कि खुद के धर्म का आकलन करते हैं तो सब ठीक लगता है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि जब एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो सब गलत लगता है। अब देखो होता क्या है ना, कि एग्जाम स्टेटमेंट के बाद हम एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया हो तो हम स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, मतलब विचार तक कैसे पहुंचेंगे। तो स्टेटमेंट से एग्जाम्पल देना और एग्जाम्पल से स्टेटमेंट तक पहुंचना, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल से स्टेटमेंट तक पहुंचना चाहते हैं तो सिंपल क्या करना है आपको, जो एग्जाम्पल दिया गया है उसका रिजल्ट देखिए कि रिजल्ट क्या हो रहा है। तो जो रिजल्ट होगा उसका वही स्टेटमेंट होगा, वही सेंट्रल आइडिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम गांधी जी के जीवन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे कि गांधी जी अपने जीवन में क्या क्या किए। अब उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक स्टेटमेंट या एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि इस तरह से करने से, जो गांधी जी ने अपने जीवन में किया उस तरह से करने से व्यक्ति एक प्रभावी व्यक्ति बन जाता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावी बन जाता है या वो सफल होता है। तो गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं और ऐसे तमाम एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल से ही हमें पहुंचना है स्टेटमेंट तक या सेंट्रल आइडिया तक या मुख्य विचार तक। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जो किंतु के बाद वाला सेंटेंस है, जैसा मैंने पहले बताया था कि किंतु परंतु लेकिन के बाद वाला सेंटेंस ही मुख्य विचार होता है, और इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल है कि जब ऐसे लोग एक दूसरे के धर्म का आकलन करते हैं तो उनको सब गलत लगता है। तो अब बताओ कि मैंने आपके धर्म की बुराई कर दी, आपने मेरे धर्म की बुराई कर दी, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हमारे बीच विवाद ही तो पैदा होगा, विवाद होगा, भाईचारा नहीं होगा। ठीक है, टकराव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मतलब एकता खंडित होगी, एकता नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा। तो ये जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल का परिणाम क्या है, इस एग्जाम्पल का परिणाम है कि एकता खंडित होगी, भाईचारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको परिच्छेद में जो दिया गया कॉन्सेप्ट, जो इसके पीछे काम कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया। अब आगे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ विश्लेषण दिया गया है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में विश्लेषण आपको बताया था। तो विश्लेषण में क्या होता है ना, कि विश्लेषण में हम उसी परिच्छेद को कम शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ विश्लेषण दिया गया है कि यह परिच्छेद तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के व्यक्ति की प्रवृत्ति के बारे में बताता है कि अपने धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है जबकि दूसरे धर्म के प्रति नकारात्मक। बस इतनी सी बात कही गई है कॉम्प्रिहेंशन में कि अपने धर्म के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है, दूसरे के धर्म के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक है। तो जब भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए ना,
तो मोटी मोटी बात उसमें की क्या गई है, बस उतना सा समझने की कोशिश कीजिए पढ़ने के बाद, तो वो पैसेज बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब आगे हम देखते हैं विषय विचार। कल भी आपको बताया था कि जो भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे हम उसके विषय और विचार को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप विषय और विचार जान गए तो अब आपके पास सारे ही प्रश्नों के उत्तर हैं, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर विचार से ही निकलेगा, और आपको विचार पता है तो प्रश्न चाहे पूर्व धारणा पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आपको उत्तर पहले से पता है। इसलिए एबीक्यू मेथड नाम है, आंसर बिफोर क्वेश्चन मेथड। तो जब विषय हमें जानना होता है ना, तो एक प्रश्न कीजिए कि किसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है। तो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, तो कॉम्प्रिहेंशन में किसकी बात की गई है, तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों की प्रवृत्ति की बात की गई है। बहुत आसानी से में टॉपिक मिल गया। अब विचार, जब विचार आपको जानना है तो प्रश्न कीजिए कि क्या बात की गई है, उस विषय के बारे में कुछ तो बात की गई है, की गई होगी ना, तो क्या बात की गई है, क्या बात की गई है। तो प्रवृत्ति के बारे में क्या बात की गई है, प्रवृत्ति के बारे में बात की गई है कि ऐसे लोग एक दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं, यही प्रवृत्ति बताया गया उसका। ठीक, अब फिर मैंने आगे बताया था कि ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया था कॉम्प्रिहेंशन में कि ऐसे लोग की प्रवृत्ति कैसी होती है कि ये एक दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं। तो एग्जाम्पल से अगर सेंट्रल आइडिया तक पहुंचना है तो आपको उस एग्जाम्पल का रिजल्ट देखना है, परिणाम क्या आता है। तो जब एक दूसरे की बुराई करेंगे तो क्या होगा, झगड़े होंगे, विवाद होगा, टकराव होगा, एकता नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा। क्लियर। अब हम आगे पहुंच चलते हैं। देखो इस प्रश्न को, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर सर्वाधिक तर्कसंगत पूर्व धारणा कौन सी है। अब पूर्व धारणा का जो मीनिंग होता है वो आप जानते हैं पहले से, वापस से बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर सिर्फ इस मीनिंग को जान लें कि लेखक ने लिखने से पहले क्या सोचा था, तो इससे आपका आंसर आने वाला नहीं है और आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो पूर्व धारणा बताना है, छोड़िए पूर्व धारणा बताना या संदेश बताना है, हम अपने आंसर को ढूंढते हैं। यही है एबीक्यू मेथड। हमें क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, उसके टेल एंड वर्ड से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि लेखक का विचार क्या है, और लेखक का विचार जिस भी ऑप्शन में होगा, किसी एक ही ऑप्शन में होगा दोस्त, जिस भी ऑप्शन में होगा वही सही है। ठीक है, तो हमें एलिमिनेशन नहीं करना है, बेसिकली हमें यह देखना है कि लेखक का विचार किस ऑप्शन में है। अब देखो ए, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। देखो कॉम्प्रिहेंशन का विषय यह नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन व्यतीत कैसे कर सकता है, अनुयायी बनना पड़ेगा नहीं बनना पड़ेगा, ये विषय नहीं है। हमने विषय और विचार देख लिया, विचार विषय भी देखा, विचार भी देखा। बी देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करे। यहाँ पे विषय और विचार यह भी नहीं है कि प्रचार करना है कि नहीं करना है, विचार क्या है, विषय क्या है, हमने पहले ही देखा। देखो विषय क्या है, तथाकथित धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों की प्रवृत्ति, तो व्यक्तियों की प्रवृत्ति ये विषय है, और विचार ये है प्रवृत्ति कैसी है उनकी कि एक दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं। हमें यही विचार ढूंढना है, कहाँ है ये विचार। तो ये चूंकि एक एग्जाम्पल था तो हमें उसका परिणाम ढूंढना है कि परिणाम कहाँ है, या फिर ये एग्जाम्पल ही दिया है अगर ऑप्शन में तो वो ढूंढना है। तो आप देख लो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। अब सी देखो, धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। तो हमने परिणाम में क्या देखा कि अगर एक दूसरे के धर्म की बुराई करेंगे तो भाईचारा नहीं होगा, एकता नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा। और देखो ये चीज यहाँ पे है, लेखक का विचार यहाँ है, और यूपीएससी ने इसका आंसर भी सी ही दिया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ इस डी के बारे में, क्योंकि जब ये पेपर हुआ था तो कई कोचिंग वाले या कई बहुत अच्छे टीचर जो नामी टीचर हैं उन्होंने इसका आंसर डी बताया था, डी। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या एनालिसिस किया, इसका आंसर डी क्यों बताया। तो देखिए डी में क्या है, लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। ठीक, अब ये ऑप्शन सही हो सकता है, इसके लिए मैं आपको दो तर्क देता हूँ। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन भी तो ये पूछा गया ना सर्वाधिक तर्क संगत, तर्क संगत पूछा गया, तो चलिए मैं डी के लिए तर्क दे देता हूँ कि हाँ डी सही हो सकता है। क्या कह रहा है कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते हैं। ठीक,
देखो, अब ये फैक्ट है कि कोई भी धर्म एकता की बात करता है, सामंजस्य की बात करता है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करता है, लड़ाई-झगड़े की बात नहीं करता, मानवता की बात करता है, कोई भी धर्म। तो अगर आप उस धर्म के टेक्स्ट को पढ़िएगा, उसके मैसेज को पढ़िएगा, उसको जानिएगा, तो वो किसी दूसरे धर्म की बुराई करने तो आपसे नहीं कहेगा ना। तो इसका मतलब है कि आपने जो धर्म का आकलन किया, तो आपने सही आकलन नहीं किया, क्योंकि अगर आप अपने धर्म का सही आकलन करते, तो किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करते, ठीक है? तो ये तो एक तर्क हो गया कि लोग अपने धार्मिक संप्रदाय को नहीं समझते। कोई भी धार्मिक संप्रदाय धर्म से ही तो जुड़ा होता है। अगर आप समझते, तो आप दूसरे की बुराई नहीं करते। तो ये एक तर्क हो गया, ठीक है? दूसरा तर्क इसका क्या हो सकता है? दूसरा तर्क ये हो सकता है कि अगर हम अपने धर्म का सही से आकलन करते, तो ये भी एक स्थापित सत्य है कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। सभी धर्म के धार्मिक गुरुओं ने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमारे धर्म में भी कुछ कमियां हैं, जो समय के साथ दूर भी किया गया है। कई जगह प्रयास भी चल रहा है, खैर छोड़िए उन बातों को। तो दो तर्क हो गए कि अगर हम अपने धर्म को ठीक से समझे होते, तो हमें पता होता कि हमारे धर्म में भी कमियां हैं। तो जब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, हम दूसरे की कमियों को उजागर करने का अधिकार हमें नहीं है, ठीक है? तो मैंने दो तर्क दिए, जिस तर्क से हम डी को सही कर सकते हैं। और ये गलती आपसे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो दिया हुआ है, सर्वाधिक तर्क संगत। अब देखो, सी तभी सही हो सकता है जब डी के लिए हमने दो तर्क दिया, तो सी के लिए कम से कम तीन तर्क हो। तीन तर्क हो, तभी सी सही हो सकता है, तभी सी सर्वाधिक तर्क संगत हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता कि डी का दो ही तर्क होगा? भाई कोई और तीन दे सकता है, कोई और चार दे सकता है, कोई और पांच तर्क दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम कैसे साबित करेंगे कि डी से ज्यादा तर्क संगत सी है? नहीं कर सकते, इसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो सर्वाधिक तर्क संगत जो लिखा होता है जो प्रश्न में, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तर्क से जिस बात की पुष्टि की जा सकती है, तर्क से उस बात का खंडन भी किया जा सकता है। इसलिए अगर निष्कर्ष देखा जाए, तो तर्क से हम किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकते। सत्य हमेशा सत्य होता है, उसको किसी तर्क की जरूरत नहीं होती है। और इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो सत्य है, इसलिए उसको सर्वाधिक तार्किक होने की जरूरत नहीं है। तो सी कैसे सत्य है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि कॉम्प्रिहेंशन में एक एग्जाम्पल दिया है। किसके बारे में? लोगों की प्रवृत्ति के बारे में। उस एग्जाम्पल से मैं आइडिया तक पहुंचने के लिए हमें उस एग्जाम्पल का परिणाम देखना होगा। तो परिणाम हमने देखा और उससे हमारा आंसर निकल आया सी। धार्मिक संप्रदायों में मनुष्य की एकता की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। अब आपको पक्का पता है कि इसका आंसर सी ही है। अब आपको यूपीएससी के आंसर की का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा उत्तर सही है। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि एबीक्यू मेथड से अगर आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे, तो 1 घंटे के भीतर 27 क्वेश्चन कर सकते हो, और 2-3 गलत हो भी जाए तब भी 20 प्लस आपने सिक्योर कर लिया है सी सेट में। उसके बाद 8-10 तो मैथ रीजनिंग से बन ही जाते हैं, वो भी मैं पूरा गाइड कर दूंगा कि कैसे बनाना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ी सी तर्क की बात कर ली, जो आगे भी मैं करूंगा तर्क की बात बहुत क्लियरली करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आज मैंने बताया आपको कि कैसे हम लोग डेली लाइफ में कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर उसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं, और अगर सिर्फ एग्जाम्पल दिया हो तो एग्जाम्पल से स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचा जाता है, तो सिंपली उसका हम परिणाम देखते हैं। परिणाम हम देखेंगे तो हम स्टेटमेंट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ भी हमने यही किया। अब आप सोचो कि इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन आप टैलेंट वर्ड्स के बारे में पूर्व धारणा, उसकी परिभाषा जान लो और उसके आधार पे करने की कोशिश करो, तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आज तक सभी टीचर्स ने ऐसा ही पढ़ाया है, ठीक है? अब मैं एक बात फिर बता दूं आपको, ये जो पूर्व धारणा लिख पूछा गया है यहाँ पे, अगर इसके जगह पे संदेश लिख दिया होता ना, या उपनिगमन उपसिद्धांत, तब भी ना क्वेश्चन गलत होता और ना ही उसका आंसर चेंज होता। ये नहीं कि पूर्व धारणा की जगह संदेश लिख देंगे तो आंसर बी, ए या डी हो सकता है, नहीं, कभी भी नहीं। पूर्व धारणा की जगह आप संदेश लिखो, उपनिगमन लिखो, उपसिद्धांत लिखो, क्रक्स लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर उसका सी ही होगा,
ठीक है। और सी जो आंसर है वो सर्वाधिक तर्कसंगत नहीं है, सी सही है, वो तर्कसंगत नहीं है ना। पृथ्वी गोल है तो गोल है ही। आप क्या कहोगे कि ये सर्वाधिक तर्कसंगत स्टेटमेंट है? नहीं बाबा, आप क्या कहोगे कि झूठ है? आप झूठ कह लो, सही कर लो, तार्किक कर लो, सर्वाधिक तार्किक कह लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है वो सत्य है। तो स्टेटमेंट सी इसका सत्य है। बस आपको वह मेथड जानना है कि हम सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचे। ठीक, जब ये विश्वास हो जाएगा तो सी सेट आपका कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं। ठीक, और मैंने कल आपसे कहा था कि सी सेट मेरे ऊपर छोड़ दो, वो क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप आज समझे हैं। आगे मैं और भी ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, और वीडियोस और प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ही मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और ध्यान देना, एक भी बात आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हम आप डेली अपने लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, मुझे आपने सुना देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।